नमस्कार बच्चों। आज हम मेरी उड़ान पाठ पर चर्चा करेंगे। मेरी उड़ान पाठ जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जीवनी है। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि किस तरीके से दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे और कैसे इनका पढ़ाई में रुझान हुआ, किन किन व्यक्तियों ने इनको जीवन में प्रभावित किया। जीवनी का अर्थ होता है बायोग्राफी। तो बच्चों, अब्दुल कलाम जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। 2002 से 2007 तक के भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य, जो कि अब तमिलनाडु, पहले उसको मद्रास बोला जाता था, के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली से में इनका जन्म हुआ। मेरे पिता जनाबुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। औपचारिक शिक्षा मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। वो स्कूल नहीं गए थे और उनकी कोई स्कूल कॉलेज की तरह इस तरीके से उनकी शिक्षा नहीं हुई थी। और ना ही वे कोई धनी व्यक्ति थे, किंतु वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। तो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और वो लोग कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे। साधारण सा परिवार था, पर उनके पिताजी बहुत बुद्धिमान थे और उदारता की सच्ची भावना थी। बड़े ही उदार व्यक्ति थे। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। उनकी माताजी का नाम है आशी अम्मा। तो ये जीवन संगनी मतलब वाइफ। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े एवं सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। तो इनके माता पिता जो थे सुंदर थे और लंबे थे, पर ये कह रहे हैं कि जो मैं था, मेरी जो हाइट थी इतनी बड़ी नहीं थी, साधारण सा दिखने वाला मैं लगता था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना ये घर चूने, पत्थर और ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। तो इनका जो घर कहाँ पर था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, हमने पहले बताया कि रामेश्वर में हुआ था। तो उनका जो घर था पुश्तैनी घर था और जो घर जो था चूने पत्थर से बना हुआ था और पक्का घर था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। आडंबरहीन मतलब जिसमें कोई दिखावा ना हो, शो ऑफ नहीं करते थे, मतलब दिखावा ना करना। और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। शो ऑफ नहीं करते थे, तो जितना जीवन में चाहिए उतना ही वो लेते थे। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वह मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी। तो दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, वहाँ पर रहते थे। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध खाना क्या है? सांभर, नारियल की चटनी। ठीक है। तो इनकी माताजी क्या करती थी, केले के पत्ते पर वहाँ पर खाना खाया जाता है। केले के पत्ते को बिछाकर उसको पानी से साफ कर कर उसके ऊपर खाना परोसती थी। हमारे इलाके में बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी की मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वर मंदिर में सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मी शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। तो इनके पिताजी जो थे शाम को नमाज पढ़ने भी जाते थे। तो ये अब्दुल कलाम भी अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। रामेश्वर में जो मंदिर था, उनके जो पुजारी थे, बड़े सबसे पुजारी पंडित लक्ष्मी शास्त्री, वो इनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मतलब गहरे मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में
इन 2 लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएँ करते रहते। तो इनको बड़ी अच्छे से याद है कि जब इनके पिताजी और उनके जो मित्र थे पंडित लक्ष्मण शास्त्री आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, तो कैसे होते थे, दोनों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा डाली होती थी और आध्यात्मिक बातें करते थे। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल बातें करते थे। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। पाँव फटना मतलब सुबह होना। सुबह 4 बजे इनके पिताजी उठ जाते थे और नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद वह हमारे नारियल के बाग में जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते थे और उनके बाद ही उनका नाश्ता होता था। उनकी ये दिनचर्या जीवन के छठे दशक के आखिर तक बनी रही। तो पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद नारियल के बाग में जाते थे और बाग से करीब बाग जो है घर से 4 मील की दूरी पर था, पास में नहीं था और दर्जन भर मतलब 12 के आसपास नारियल ले आते थे क्योंकि खाने में नारियल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दक्षिण भारत में। और उसके बाद नाश्ता करते थे। ये जो उनका दिनचर्या थी, दिनचर्या मतलब जो उनका डेली रूटीन था, छठे दशक मतलब जब वो 60 साल तक के थे तभी भी उनका ये सेम रूटीन ही उनका चला। मैंने अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। तो ये अपने पिताजी से प्रभावित थे। उनका जो जीवन का जिस तरीके से वो जीवन जीते थे उनके पिताजी, तो अब्दुल कलाम भी चाहते थे कि मैं भी उसी तरीके को फॉलो करूं। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। यह नौकाएं तीर्थ यात्रियों यात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी, सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने के काम आती थी। रामेश्वर जो है हिंदुओं का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है, दक्षिण भारत में है। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले पूजा की थी। तो इनके पिताजी ने जब नौकाएं बनाने का काम किया तो ये नौकाओं में तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी तक ले जाने का काम भी करते थे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। ये वही अहमद जलालुद्दीन है जिससे उनकी बहन का विवाह हो गया था। जलालुद्दीन हमेशा मुझे शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध कराया। अभी ये जहाँ अब्दुल कलाम जी जहाँ रहते थे तो बहुत बड़ा शहर नहीं था, तो जलालुद्दीन जो थे वो उनको हमेशा जो शिक्षित व्यक्ति और जो साइंटिफिक जो खोजें होती थी, जो लिटरेचर था, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ जो नया आविष्कार हो रहा, उन सब के बारे में इनको जानकारी देते रहते थे। तो इनको पता चला कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। दुर्लभ मतलब जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी एसटीआर मनिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। अभी उस समय में उनके पास जो है किताबें जो है इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, तो इनको पढ़ने का शौक तो था ही। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इन्होंने क्या किया, जो पूर्व उनके जो आसपास में स्थानीय जो इनके वहाँ पर पूर्व क्रांतिकारी रहते थे, उन्होंने उनका एक अपना पर्सनल लाइब्रेरी थी, निजी पुस्तकालय था। तो इन्होंने इनको परमिशन दी कि वहाँ से ये किताबें लेके पढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा
वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। शमसुद्दीन रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। जो इनका भाई थे, इनके कज़न थे शमसुद्दीन, उन्होंने भी इनको बहुत प्रभावित किया। वो क्या करते थे, रामेश्वर शहर में अखबारों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जगह-जगह, घर-घर जाके बाँटते थे। अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थी। चूँकि अखबार में जो कुछ भी छपा होता वह मेरी समझ से परे होता, इसलिए शमसुद्दीन द्वारा ग्राहकों को अखबार बाँटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। इनको जानकारी लेने का बड़ा शौक था, पर पढ़ना इतना आता नहीं था उस समय पे। तो क्या करते थे, जब जो शमसुद्दीन है, ग्राहकों को मतलब कस्टमर्स को अखबार बाँटने से पहले जो अखबारें होती थी, डॉक्टर कलाम क्या करते थे, उन अखबारों को ऐसे ही पलटते रहते थे और जो भी उसमें तस्वीरें छपी होती थी उसी से जानकारी लेते रहते थे। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तब मैं 8 वर्ष का था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस समय ये 8 वर्ष के थे। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वर स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच रामेश्वर रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परिस्थितियां बदल गई। अभी गाड़ी जो है रामेश्वर स्टेशन पर नहीं रुकती थी और अखबारें नहीं वहाँ पे छोड़ी जाती थी, अखबारों के बंडल। रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच में जो सड़क थी, वहीं पर ही ट्रेन से वहाँ पर अखबारों के बंडल गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबारों के गिरे बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके, मतलब उनकी मदद कर सके। क्योंकि बहुत सारे बंडल फेंक के गाड़ी तो फेंक के चली गई, अब उसको उठाना भी तो है ना, तो अकेला तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो शमसुद्दीन को, जो उनका चचेरे भाई थे, कज़न थे, उनको किसी की मदद की आवश्यकता हुई जो उनका हेल्प कर सके, हाथ बटा सके। स्वाभाविक है, मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। अभी काम करते थे तो बदले में तनख्वाह तो मिलनी थी ना, वेतन मिलना था, तो उनको पहली तनख्वाह भी मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। आधी शताब्दी मतलब 50 वर्ष से ज़्यादा मैं हो चुका हूँ, पर अभी भी जो मुझे मेरी जो पहली तनख्वाह मिली थी उस पर मैं बहुत गर्व करता हूँ, उस पर मुझे बहुत ही प्राउड होता है। जो पहली तनख्वाह है वो तो सभी के लिए एकदम यादगार रहती है ना। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्मानुशासन मिला। जो इनके पिताजी थे, बड़े ही ईमानदार और आत्मानुशासन वाले व्यक्ति थे, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जो काम समय पे करना है उसी समय पर ही वही काम करना है। तो पिताजी को देख देख कर ये भी वैसे ही हो गए। माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा, उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। माता पिता से तो इन्होंने सीखा ही, इसके अलावा जो जलालुद्दीन थे, जो इनकी बहन जोरा के पति थे, और जो शमसुद्दीन थे, जो इनके चचेरे भाई थे, कज़न थे, उनके साथ भी जो टाइम इन्होंने बिताया, उससे भी इनको जीवन में बहुत कुछ जानकारी मिली। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन बहुत सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों को झट से जवाब दे देते कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, 3 इनके फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मी शास्त्री का बेटा था। ठीक है, ये वही लक्ष्मी शास्त्री जी हैं जो इनके पिताजी के गहरे मित्र थे, उनका जो पुत्र था, और ये अब्दुल कलाम भी आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर
हमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अभी अब्दुल कलाम जो है वो तो मुस्लिम परिवार से थे, जो इनके तीनों मित्र हैं वो ब्राह्मण थे। फिर भी इनमें आपस में कभी भी किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं देखा गया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जो इनकी माँ और दादी थी वो भी क्या करती थी, रात को सोने से पहले बच्चों को, अभी उस समय टीवी वगैरह तो ऐसे नहीं देखते थे ना, तो कहानियां सुनाती थी। और कौन सी कहानियां सुनाती थी? रामायण से संबंधित या पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कह रहे अभी खत्म हो गई थी। गांधी जी ने क्या बोल दिया था कि भारत जो है वही अपने भारत का निर्माण करेंगे, हम अपने देश को खुद चलाएंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड। क्या था? सब क्या चाहते थे कि आज़ादी, पूर्ण आज़ादी चाहिए हमें। मैंने अपने पिता से रामेश्वर छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। अभी इनको आगे पढ़ना था, तो आगे जाके इन्होंने रामनाथपुरम जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। इंटरमीडिएट मतलब +2 क्लास 12 की पढ़ाई के लिए इन्होंने त्रिची जो है वहाँ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन ली। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तभी मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लग गया। चस्का मतलब शौक। इनको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक लग गया, वहाँ अच्छा लगता था इनको। यह वह समय था जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहरी रुचि हो चुकी थी। फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके मैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी बहन जोरा ने अपने हाथों के कड़े और हाथ गिरवी रखे। जब भी पढ़ाई करनी थी, आगे कॉलेज में जाना था, तो जाहिर सी बात है धन और चाहिए था, तो धन की तो कमी थी। तो इनकी बहन ने क्या किया, अपने हाथों के जो कंगन थे, बैंगल्स थी, और हार जो है गले का नेकलेस, उसको गिरवी रख लिया और पैसे लिए, और उस पढ़ाई से पैसों से इनका आगे कॉलेज की फीस थी। तत्पश्चात मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, पहले इसको बेंगलोर कहते थे, के एक प्रशिक्षु के रूप में चला गया। प्रशिक्षु मतलब इंटर्नशिप, ट्रेनिंग के लिए ना इंटर्नशिप होते हैं। अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। इनको मिसाइल मैन के नाम से तो जाना ही जाता है। तो जब उसका लॉन्च किया गया, उसका प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया, तो ये उनके जीवन में बड़ा ही सुखद क्षण था। इनको बहुत खुशी हुई। वर्ष 1990 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जो पद्म विभूषण है जो है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला सम्मान भारत रत्न होता है और दूसरा पद्म विभूषण। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे दिल को छू गई। अभी भी कहते हैं इतना सब सामान भी मिला, पर मैं अपने जीवन में अभी भी वैसे ही रहता हूँ, क्योंकि जैसे इनके पिताजी रहते थे, हमने पढ़ा ना कि उनको पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अननेसेसरी जो शो ऑफ वगैरह वो नहीं करते थे, बड़े ही साधारण तरीके से रहते थे। तो अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि मैं भी वैसे ही रहता हूँ जैसे मैं पहले रहता था। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो इंजीनियर हैं या जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, अपना पढ़ाई करने के बाद उनका क्या मकसद होता है कि हम बाहर चले जाएं, दूसरे देशों में चले जाएं, विदेश में चले जाएं, ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक धन कमा सकें। ये सही है कि उन्हें निश्चित ही वहाँ पैसा काफ़ी मिलता है,
ठीक है, वहाँ पर बहुत पैसा मिलता है दूसरे देश में जाके, पर अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? पर जो प्यार और जो रिस्पेक्ट हमारे को अपने देश में मिलती है, क्या वो हमें वहाँ मिल सकती है? तो ये आजकल के बच्चों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ लिखने के बाद इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनने के बाद हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनको जब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये उसका चित्र दिखाएंगे। ठीक है? तो बच्चों, आज हमने मेरी उड़ान पाठ पर चर्चा की। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।